I can see what he is. I will do that. So वो जो स्टार्टिंग में सेंटेंस था वो तो मैं बाद में कर। पहले वो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, वो सेंटेंस क्या था। वॉट यू से इन अ बॉडी, मतलब आप जो भी कहते हैं इस शरीर के द्वारा कहते हैं। इस शरीर के बिना आप कुछ कह नहीं सकेंगे। आप जब तक इस शरीर में हैं, आपको इसे जगाने की, आपको जागने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब कुछ इसी शरीर में है। दिस इज क्वाइट contradictory, I would say, to whatever we have learned up till now. Because up till now what I learned, जो मैं सॉरी हिंदी में बोलूं, जो हमने अब तक सीखा उससे काफी अलग है ये, क्योंकि अब तक हमने ये सीखा कि ये शरीर कुछ भी नहीं है, ये शरीर नश्वर है। ये कह रहा है कि ये शरीर ही सब कुछ है जब तक आप इसमें हो, और इसी में सब कुछ है। रेजरेक्ट इन दिस लाइफ, मतलब इस जिंदगी में आप अपना पूरी पुनर्जन्म या पुनर्जागृति आपको करनी चाहिए। अब जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैं मुझे ये बताया गया था, कब कौन किसने, वो रहने दो। मुझे ये बताया गया था कि इंसान का जन्म सबसे सर्वोत्तम जन्म है, सनातन धर्म ये कहता है। क्योंकि इंसान के धर्म में, इंसान के जन्म में ही एक ऐसा जन्म है जिसमें वो ईश्वर को पा सकता है, ईश्वर को पहचान सकता है। तो इसलिए ये सर्वोत्तम है, और इसीलिए इस जन्म को जाया करने के बजाय इस जन्म का सही इस्तेमाल करके ईश्वर को जानने की जरूरत है। तो shall I read what the subtitles say, or do you want to say it? इट्स ऑल राइट, आई विल से। हाँ बोलिए। स्टार्टिंग बोला कि जो हमारे वन इन्फिनिट क्रिएटर है अनंत चेता है, वो एक वाइटल एनर्जी से भरे हुए हैं, एक रहस्यमयी शक्ति से वो जिंदा रहते हैं, जो हमारे पास भी आती है वो सेम ऊर्जा। और ये ऊर्जा हर एक चीज के अंदर है, हर एक चीज के पीछे भी है। लेकिन ज्यादातर लोगों में क्या होता है कि इस ऊर्जा को वो समझ नहीं पाते, वो गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में वो फ्रिक्शन फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन, संघर्ष। संघर्ष कह सकते हो, हाँ। हाँ, घर्षण संघर्ष। घर्षण। घर्षण घर्षण। है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब घर्षण नहीं है। यहाँ पर ओके। जिंदगी में है। संघर्ष की बात हो रही है कि आपको या मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर इस जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का जो सामना करना पड़ता है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। हाँ, हाँ कंटिन्यू। तो हाँ तो उस ऊर्जा का वो गलत इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संघर्षों का उनको सामना करना पड़ता है। और इस संघर्ष की वजह से ये जो ऊर्जा, वाइटल एनर्जी है, वो उसकी अपनी जो रेट है उसको रोक देती है। हम्म। जो गति है उसकी वो कम हो जाती है और वो अटक जाती है। हम्म। जैसे हमारे चक्रस में वो एनर्जी जाके अटक जाती है, हम्म। और जिसकी वजह से डिस्टॉर्टेड धारणाएं, मतलब विकृत धारणाएं उत्पन्न होती है उससे। और फिर उसने ये बोला है कि जो एल्केमिस्ट है, अब एल्केमिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं मैम? अल्केमिस्ट जो एक्चुअली वो इंसान होता है जब जो दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज का निर्माण करता है। जैसे कि रसायन। मर्क्यूरी या पारे को सोना बनाना, या हाँ, दवाइयों के दो केमिकल्स को मिक्स करके एक दवाई बनाना, उसको अल्केमिस्ट बोलते हैं। ओके। सो ये जो एल्केमिस्ट है उसका एक बहुत ही ग्रेट काम है, मतलब एक का महान महान कार्य है। काम ये है कि उसको रचना करनी है, हाँ। हाँ, तो वो ऐसा है कि वो पारस पत्थर जो है, फिलोसोफर स्टोन, वो उसका उसको बनाता है वो। इस्तेमाल ये करके सोना बनाता है। हाँ, तो ये जो पारस पत्थर है उससे होता क्या है, ये मेटल को भी किसी भी धातु को सोने में कन्वर्ट कर सकता है ये पारस पत्थर। हम्म। और भी कई सारे उसमें चमत्कार होते हैं। हम्म। अम, और और उस इसका ये मेन गोल है, ये मेन लक्ष्य है उसका, कि कैसे सिंपल चीजों से उसका सोना बनाया जाए। उसका ये लक्ष्य भी है, एक्चुअली वो ये कह रहा है कि उसका लक्ष्य ये है कि अपने अंदर जो हमारा इंसान है या आत्मा है, उसको हम्म। कैसे एक फिलोसोफर, फिलोसोफर को क्या बोलेंगे हिंदी में? पारस आ, पारस।
ए फिलोसोफर। हाँ, फिलोसोफर। हाँ, फिलोसोफर, दार्शनिक। दार्शनिक। तो अपने अंदर के हमारे बीइंग को या इंसान को या आत्मा को एक दार्शनिक बनाया जाए, ताकि एक इंसान इस लायक बन सके कि वो इस रहस्यमयी ऊर्जा को के अंदर बदलाव लाके उसे बहुत ही सटीक तरीके से अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करे जिससे उसकी जागरूकता हो। ये करेक्ट। बोलिए। राइट। हम्म। तो मूविंग फॉरवर्ड। नॉट इट। हाँ, बोलो। तो ये जॉन डी नाम का एक इंसान था, उसने अपने कुछ इसमें कामों में लिखा था कि आर्कएंजल यूरियल को इसलिए भेजा गया था, और उसने आर्कएंजल यूरियल ने ये बोला था कि एंजल्स सैंटिफाई बाय द पवित्र फैक्ट। करते हैं, पवित्र करते हैं। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि वो जो एंजल्स है या देवदूत है, वो अपने आप में वो इनेटली होली है, मतलब वो स्वाभाविक रूप से ही पवित्र है, इसलिए वो पवित्र है ऑलरेडी। हाँ, लेकिन हाँ। जो इंसान है, मनुष्य है, वो पवित्रता से पवित्र होता है। नहीं, वो मतलब, अपने कर्मों से पवित्र होता है। हाँ। कर्मों से पवित्र होता है इंसान। हाँ। अब जो कर्म करता है वो अपने कर्मों से पवित्र होता है। हाँ, और खुद को पवित्र करने के। करना करने के लिए अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण या पर्यावरण को हाँ, पवित्र कर, वातावरण, वातावरण। और यहाँ तक कि समय तक को पवित्र करना, ये एक एल्केमिस्ट का अल्टीमेट गोल है, मतलब अंतिम लक्ष्य है। हम्म। और ये जो पवित्र करने की जो प्रक्रिया है, ये इसे एल्केमी में जो रसायन जो होते हैं उसमें एक महान कार्य बोलते हैं। और ये काफी शुद्ध जो ऊर्जाएं है ना, उसको संभाल, मतलब वो ये जो बताती हूँ, मैं बताती हूँ। जब ये कह रहे हैं महान कार्य, तो महान हम्म। कार्य यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि आपको, एक मिनट, दिस इज गॉन बैक, समथिंग हैज हैपेंड हियर, 1 मिनट। तो महान कार्य ये है कि हम्म। उनको अपने चक्रों को बैलेंस करना है, वो अपने अंदर की ऊर्जा को पवित्र करना है, इस तरह से कि वो एक चैनल पवित्र बन। चैनल बन के और बहुत ही पवित्र और सटीक ऊर्जाएं अपने अंदर प्रवाह करके, और हम्म। अपनी इच्छा से और ताकत से, ताकत मतलब कि दृढ़ता से इस उसको विकसित वो कर। उसको समझा सके और उसको मतलब सुधार सके, अपने अंदर की सारे चक्रों को संतुलित कर सके। हाँ, और वो उसको इतना मजबूत कर पाए कि ताकि एक अनंत रचयिता इसे फिर गाइड कर सके, कि वो डायरेक्टली एक अनंत रचयिता ही उसको निर्देशित करे। हाँ, परफेक्ट। हम्म। ओके। ओके। तो अब हम बॉडी परिसर के शरीर परिसर के आर्केटाइप्स को समझेंगे, ठीक है। तो जो हमारे जो माइंड का जो साइकिल था, मन परिसर का जो साइकिल था, उसने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, मतलब एक मंच, एक स्थिर मंच को बनाया है। तो जो शरीर परिसर के जो आर्किटेक्ट्स है, वो हमारी चेतना को और ज्यादा रिफाइन कर सके, उसके लिए वो एक आउटलाइन प्रदान करते हैं। ये जो बॉडी परिसर के जो आर्किटेक्ट्स है, वो उसको एक आउटलाइन प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने डीप माइंड को, गहरे मन को और आगे जान सके। तो मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो माया जाल है, उसका आर्किटाइप है जस्टिस या फिर बैलेंस, ठीक है। इट इज संतुलन। कॉल्ड द स्टेट इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब एक संतुलन की एक स्थिति। ओके, ये 8वां कार्ड है शायद। ओके, आगे क्या बोला उसने? Matrix of the body, sometimes called justice in tarot, is a state of equilibrium maintained. There is an order and balance that is naturally maintained after sickness. The body heals when a forest is burned हाँ, तो and grows संतुलन, again. संतुलन बनाने में एक ऑर्डर या एक व्यवस्था होती है, जो एक नेचुरली वो बनती है, स्वाभाविक तरीके से वो होता है, जैसे बनती रहती बीमारी के बाद एक शरीर है, अपने आप ठीक हो। को ठीक
करता है। कंटिन्यू। हाँ, और जंगल को जब जलाया जाता है तो वो फिर से उगता है और वो वातावरण को बदल देता है। जो प्लैनेट से जो ग्रह है वो बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जीवन में जो हमारे लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं, हम हमारे अंदर जो कुछ है उसके साथ हम एक हार्मनी रखते हैं, एक सामंजस्य रखते हैं। तो हम इस विकृतियों को कम कर सकते हैं, हमारे अंदर की जो विकृतियां है उसको कम कर सकते हैं। उसके आगे क्या बोला उसने मैम? उसके आगे आई डोंट थिंक वी गॉन अहेड। उसके आगे ओ, उसने ये बोला है कि जब, क्योंकि हर चीज ब्रह्मांड में नश्वर है, नश्वर मतलब उसका नाश नहीं होता, वो सिर्फ बदल के कुछ और बन जाती है। तो यहाँ पर जब हम इस शरीर में हैं तो हमें हर चीज को उस तरह से देखने की जरूरत है, वो जैसा है, पूरे हाँ प्रेम से भरा हुआ, हाँ, अनंत अपनी रचयिता अनंत हुआ है, रचेता के प्रेम से भरा हुआ। राइट। विदाउट एनी डिस्टॉर्शंस, राइट। हाँ। एंड आई विल चेक द थिंग मीन वाइल देयर। ओके, कंटिन्यू। तो उसने बोला था कि हमारे जो अटैचमेंट्स है ना लाइफ में, हमारे जीवन में जो अटैचमेंट्स है, हमारे विचारों के साथ, हमारे आइडियोलॉजीज के साथ, जो विचारधारा है हमारी उसके साथ, हमारे लाइफ में जो लोग हैं उनके साथ, हमारे जो पास्ट की इमोशंस, अतीत की जो भावनाएं हैं उनके उसके साथ, और हमारे जीवन में जो भी वस्तुएं हैं हमारे पास उसके साथ जो अटैचमेंट है, ये सभी चीजें हमें हारमोनी से दूर कर देती है, एक सामंजस्य, हमारे असामंजस्य हमें खुद से भी दूर कर देती है। से भी दूर, नहीं वो अनहा मतलब हारमोनी से निकाल देती है। जो चीज हम करते हैं वो हमें हमसे दूर कर देती है। लेकिन ये चीजें अपने आप में हानिकारक, मतलब डेंजरस नहीं है, बल्कि ये अटैचमेंट जो है हमारा उन चीजों से, वो एक्चुअली हानिकारक है। हम्म। ओके। और एक कोई इंसान था, जॉन लुलू जॉन करके ईस्ट कोई। लुलू। हाँ, तो उसने ये बोला था कि वी वर नॉट क्रिएटेड टू पोजेस बट टू बी विद, मतलब हम कब्जा करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सबके साथ रहने के लिए बनाया गया है। हम्म। और हम पोजेस करते हैं ना किसी चीज को, किसी नहीं, चीज पर। सबके साथ रहने के लिए नहीं। व्हाट ही इज बेसिकली ट्राइंग टू से कि हम हाँ। यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये चीज मेरी है, ये इंसान मेरा है। हम हम्म, या ये मेरा, ये दुख मेरा है, ये सुख मेरा है। हम यहाँ हम्म, इसलिए आए हैं ताकि ये जो कुछ भी है उसकी वजह से हमारे अंदर जो असंतुलित जो है, इम्बैलेंस है, असलियत में, हम उसको संतुलन में ला सकें। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारा नहीं। तो अगर हम हर चीज के साथ एक जुड़ाव पैदा कर देंगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो हम्म, क्योंकि सारी चीजें तो अनंत रचयिता की हैं। तो एग्जैक्टली। जब हम हम हर चीज में मैं मेरा करते हैं तो एक असंतुलित वातावरण बनता है, और दिमाग का और शरीर में असंतुलन पैदा होता है। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। हम्म, हाँ। और जब हमारे दिमाग में साफ तरीके से जब हमको समझ में आता है कि हमारा हम्म, दिमाग क्या है और क्या कहना चाह रहा है, और जब हम हर चीज को एक संतुलित तरीके से देखते हैं, समझते हैं, तो हमारे अंदर एक सुख, एक शांति एक तरह से पैदा होती है, जिससे हम अ, उच्च हायर। जागरूकता, हायर अवेयरनेस, मतलब एक बहुत ही उच्च स्तर की जागरूकता में पहुंच सकते हैं। और वहां हाँ। से फिर विजडम लगती है, ज्ञान प्राप्त होता है। वहां से फिर वो पोटेंशिएटर की तरफ जा रहा है। तो हम्म, जब हम माइंड का मैट्रिक्स और पोटेंशिएटर कर रहे थे, तो उसमें हम्म, ये था कि पोटेंशिएटर मैट्रिक्स को ताकत देता है। ठीक है, उच्च चेतना। हाँ। तो पोटेंशिएटर मैट्रिक्स को ताकत देता है, और दोनों मिलकर, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, दोनों हम्म, मिलकर कैटलिस्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है। हम्म, तो अब हम्म, यहाँ पर शरीर को पोटेंशिएटर कैसे ताकत देता है, या दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं, वो अब देखना है। यू हम्म। हैव एनीबडी हैज एनीथिंग टू से अबाउट दैट? एनी इंसाइट और एनीथिंग? दोनों की कंपैरिजन अगर हम देखें, मैट्रिक्स ऑफ द माइंड और मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी, तो किसी को कुछ बोलना है इस कंपैरिजन के बारे में? हाँ, दैट इज समथिंग आई डिडंट थिंक अबाउट।
मैट्रिक्स ऑफ द माइंड में मैजिशियन था और मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी में जस्टिस है। जस्टिस है जो हाथ मैट्रिक्स में ऑफ, हाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइंड में एक शुरुआत होने की प्रक्रिया की शुरुआत थी, मतलब द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग वाज द मैजिशियन। एंड वहां पर उसके पास 4 चुनाव थे, 4 चीजें थी ना, तो 4 चुनाव थे उसके पास, 4 रास्ते थे, या यूं कह लो कि 2 रास्ते थे, उसको जिस रास्ते पर चलना है। और बॉडी का जो मैट्रिक्स है वहां पे दिमाग संतुलन में आ चुका है और अब शरीर को संतुलन में लाना है। एम आई ऑन द राइट ट्रैक? हाँ, डिटैचमेंट क्रिएट करना है, डिटैचमेंट चीजों से, लोगों से, अपने विचारों तक से, अपनी बॉडी तक से डिटैचमेंट करनी है। क्रिएट करना है। ओके, हम्म। क्या आगे देखते हैं पोटेंशिएटर क्या कहता है। पार्ट की बात करें ये जो तुम डिटैचमेंट का पार्ट मैट्रिक्स, आया राइट, हाँ, मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स माइंड, मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी, ओके, मैट्रिक्स ऑफ उसमें द हाँ, बॉडी में डिटैचमेंट के बारे में उसने बोला कि हमारी जिंदगी में ये एक ही बॉडी हमको मिली है, तो हमें इसका सही इस्तेमाल करना है। लेकिन हम यहाँ पर इस जिंदगी में आके हर चीज को मैं मेरा करते हैं, तो हमें हर चीज से खुद को डिटैच करना है। अब डिटैच को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? अटैचमेंट को तो जुड़ना बोल सकते हैं, डिटैच को क्या बोलते हैं? छोड़ना, छुटकारा। छोड़ना, छुटकारा। छुटकारा या पृथक होना, छोड़ना, पृथक होना, अलग छुटकारा होना। भी नहीं, नहीं, इट्स नॉट एक्चुअली, छुटकारा भी नहीं है, त्याग अलग करना। नहीं, अलग करना भी नहीं है, त्याग नहीं, ये त्याग भी नहीं छोड़ना, है। इट छोड़ना इज, मतलब मन से नहीं छोड़ना, नहीं हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज, it's not छुटकारा, it is not all of that. Wait, I'll just tell you, let me just ask Google Translate, detachment को क्या पृथक, कहते हैं? डिटैचमेंट, सेना की टुकड़ी, डिटैचमेंट, व्हाट द फक। नहीं, मोह त्याग करना, नहीं, अनासक्ति। मैम लिटरल अनास- वर्ड तो पृथक है क्या है? अभी, पृथक। अलगाव पृथक। मतलब हाँ, अलगाव पृथक नहीं, का मतलब मीनिंग भी मतलब उसके साथ बहुत ज्यादा इतना अटैच जुड़ाव नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा जुड़ाव नहीं रखना, इतना लगाव नहीं रखना है कि अगर कुछ छूट जाए तो तुम्हें तकलीफ हो। और जैसे हम बोलते हैं ना, मैं, ये चीज मेरी है और ये इंसान मेरा है। अब इंसान शादी करने के बाद पति और पत्नी को भी अपना नहीं बोलेगा कि मेरा है, तो पड़ोसी का हो गया, तो क्या करेगा? मतलब, लेकिन आसक्ति, थैंक यू मन्ना। सो आसक्त होना है हर चीज से, लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो वो पहले वाले पर कार्ड में, आसक्त यानी थी मतलब मैम आसक्त आसक्ति होना छोड़ना हो, मतलब आसक्त मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट होता है उसका मीनिंग, हम्म। हाँ, मैम आसक्ति अनासक्ति। अनासक्ति, अनासक्ति, हाँ, अनासक्ति। बराबर, अनासक्ति। अच्छा, स्थित प्रज्ञ भी बोल सकते हैं मैम, स्थित स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ। हाँ, ये स्थित प्रज्ञ के ऊपर एक मंत्र है या कुछ कवि? हाँ, स्थित प्रज्ञ क्या प्रज्ञस्य भाषा, का भाषा, गीता में, हाँ, हाँ हाँ, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, सेकेंड समाजस्य चैप्टर गीता केशव, का है उसमें समथिंग है, समथिंग। हाँ, वो एक है, लेकिन बेसिक, एनीवे, लेट्स कम बैक टू आर्कीटाइप। वो ये कह रहा था पहले कार्ड में कि ये शरीर जो है, इसकी वजह से इस तीसरी घनत्वता की माया जाल में हम हर चीज से अटैच हो जाते हैं। और क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं, तो बेसिकली वो ये कह रहा है, क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं, इसी वजह से हमारे चक्रास जो है वो बैलेंस में नहीं रहते। क्योंकि हमें हर कोई चीज बुरी लगती है या कुछ ऊपर नीचे हो जाता है जिंदगी में, तो हम छोटी छोटी चीज को दिल से लगा लेते हैं, तो फिर हमको बुरा लगता है, और बुरा लगता है तो फिर हमारे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं। जब अटैचमेंट ही नहीं होगा, वो एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होगा, तो हमें बुरा ही नहीं लगेगा या हमें तकलीफ ही नहीं होगी, तो हमारे चक्रास भी संतुलित रहेंगे। राइट? डू आई आंसर योर क्वेश्चन, वैशाली? हाँ, इट इज, पर मेरा क्वेश्चन कोई और था, मतलब जन्म के पहले, हाँ, ये हम देख रहे थे राइट, तो क्वेश्चन आई होप
शायद मैं क्वेश्चन ठीक से रख पाऊँ। सोनिया, इफ यू कैन अंडरस्टैंड मे और टू एंड गिनी में मैम, मैं वो क्वेश्चन वो आया था कि जो डिटैचमेंट है, हम अब तक का ये जो सीखा उसमें जन्म के पहले की बात थी, तो जन्म के पहले डिटैचमेंट कैसे, मतलब आफ्टर बॉर्न ही डिटैचमेंट होगा ना? मैंने वही तो कहा वैशाली कि मेरे हिसाब से पहले 7 कार्ड जो थे हाँ, वो जन्म के पहले के होंगे। और एग्जैक्टली, बराबर, दैट्स व्हाट क्योंकि इट हम मीन्स। जस्टिस कार्ड, वेट, जस्टिस वाज द पोटेंशिएटर एंड वो क्या था, मैट्रिक्स ऑफ द 8th कार्ड वाज जस्टिस। तो जस्टिस में हमने जन्म लिया और हाँ, जन्म लेकर हम धरती पे आए। तब बराबर। वो बोलता है कि तुम धरती पर तो आ गए, लेकिन हम्म अब तुम्हें डिटैचमेंट सीखना है। हम्म डू आई आंसर योर आफ्टर, क्वेश्चन नाउ? हाँ, सो मैं वही आफ्टर पहले बॉर्न कह रही थी, डिटैचमेंट, हाँ हाँ, बराबर, क्योंकि इसीलिए मुझे क्वेश्चन। मैट्रिक्स ऑफ ओके, द बॉडी में आके उसने डिटैचमेंट की बात की है। तो हाँ बराबर, मैट्रिक्स ऑफ द माइंड में तो डिटैचमेंट की उसने बात नहीं की। तो हाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइंड अगर पूरा जन्म से पहले का जर्नी है तो फिर उसमें डिटैचमेंट की बात ही नहीं आती। हाँ, अटैचमेंट और डिटैचमेंट कहाँ आता है, जब हम जन्म ले लेते आफ्टर हैं, बॉर्न, हाँ है ना। बराबर। तो यहाँ पर अब जब वो, आप, मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैट्रिक्स ऑफ द माइंड को उसने जस्टिस का नाम क्यों दिया। हाँ, मन्ना, हम्म यू वांट टू से समथिंग, प्लीज अनम्यूट एंड टॉक। मन्ना, बहुत शोर है मैम पीछे, बहुत वॉइस है, डिस्टरबेंस होगा। okay, हाँ, सोनिया, यू वांट टू से समथिंग। बॉडी कार्ड तभी लगेगा जब बॉडी मिलेगी आफ्टर बर्थ, या यू आर राइट। Children. हाँ, सोनिया, यू वांट टू से समथिंग? No. ठीक है। What I say is कि ये हमारा परसेप्शन है कि पहले 7 कार्ड जन्म से पहले लगे हुए हैं, बट एक्चुअली आर्किटाइप्स तो थर्ड डेंसिटी में है। तो जब तक आप थर्ड डेंसिटी में आओगे नहीं, तब तक ये आर्किटाइप्स आपको, बेसिकली आर्किटाइप्स तो लोगोस ने बनाए हैं, पहले से ही हाँ, बना, लेकिन कल जब हम कर रहे थे तो उसमें उसने बोला था ना कि वो ये मिलते जन्म हैं। से पहले के हैं। लास्ट के हाँ, 1-2 कार्ड छोड़ के उसने पता नहीं कौन से कार्ड में ये बोला था ना कि ये जन्म के पहले का है, उसने बोला तो था। उसने बोला नहीं था, ये हमने परसेप्शन बनाया था कल। नहीं, he said something which led to that, something to that effect, I remember उसने बोला था, and then I told you, see, मैंने बोला था ये जन्म से पहले है, you remember? उसने बोला आई था, थिंक किसी एक कार्ड में बोला था, आई थिंक सिग्निफिकेटर में या उससे पहले वाले में कुछ तो उसने बोला था कि ये जन्म से पहले का कुछ, समथिंग टू दैट इफेक्ट ही हैड सेड। सो आई एम पर अज्यूमिंग जन्म से पहले तो कैटलिस्ट नक्की करते हैं ना, समथिंग ऐसा होता है ना, क्योंकि ये तो नहीं हो सकते ना, मतलब ये सारे जो आर्किटाइप्स आफ्टर बॉर्न ही होते हैं ना, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तुम्हें याद होगा वैशाली, कल जब हाँ, हम लोग माइंड का कर रहे थे हम्म तो उसने क्या बोला, मैजिशियन इज कॉन्शियस माइंड, हम्म हाई प्रीस्टेस इज सबकॉन्शियस माइंड, और हम्म उसके बाद जब कैटलिस्ट लगता है, और मैंने बोला था कि मुझे हाई प्रीस्टेस हम्म हायर सेल्फ की तरह लग रही है। फिर आई हाँ, थिंक हायरोफेंट में या उसके लवर्स में, लवर्स कार्ड में कहीं उसने बोला था कि ये पहले का है। तो हम्म स्टोरी इस तरह से चली थी कि पहले एक सोल थी जिसने डिसाइड किया कि मुझे जन्म लेना है, वो हम्म चॉइस कार्ड है, पूल कार्ड। तो उसके सामने क्योंकि हर सोल जो होती है वो एक जादूगर होती है, तो उसके सामने रास्ते थे कि तुम्हें कौन से रास्ते पे जाना है। तो वहां पर सबकॉन्शियस माइंड यानी हायर सेल्फ से दोनों ने मिलकर सलाह की कि हमें ऐसा करना है। तब एम्प्रेस में वो डिसाइड करते हैं कि क्या क्या कैटलिस्ट लगाने हैं। ओके, तो ये अज्यूम करके कि वो सातों जन्म से पहले के हैं, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। ओके, let's just assume and see how it works. ओके। एम्प्रेस के इसमें वो बोलता है कि हम कैटलिस्ट लगाएंगे, और कैटलिस्ट के हिसाब से फिर एम्परर के उसमें वो एक्सपीरियंसेस डिसाइड करते हैं कि कैटलिस्ट लगाने के लिए और कैटलिस्ट लगाने के बाद इस तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे। अब एक्सपीरियंसेस में भी तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम रिएक्ट कैसे करते हो। तो जिस तरह से तुम रिएक्ट करते हो, क्योंकि लोग सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसलिए वो उन 4 के अंदर ही घूमते रहते हैं।
लेकिन जब वो अलग से रिएक्ट करना शुरू होते हैं अवेकनिंग के बाद, तब लगता है सिग्निफिकेटर। एम आई ऑन द राइट ट्रैक? सिग्निफिकेटर लगने के बाद जब उसको जागरूकता हो गई, तब उसका आता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब के सिग्निफिकेटर में वो ईश्वर को जानने लगता है। ईश्वर को जानना मतलब अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को जानना, जिसका मतलब घूम फिर के खुद को जानना। और तब वो लवर्स कार्ड में वो लवर्स कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें बदलाव आने लगता है। और बदलाव लाने के लिए वो सोचता है नहीं, पर ये तो माइंड का है, और अगर ये जन्म से पहले का है तो हाँ राइट, लवर्स कार्ड में उसने ये बोला था, देन यू डिसाइड कि तुम्हें पैदा होने के बाद कौन सा रास्ता लेना है, सर्विस टू सेल्फ का या सर्विस टू अदर्स का। तो लवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में बोला था। तो उसने वो बोलता है कि तब तुम डिसाइड करते हो कि पहले के जन्मों में ये हुआ। याद है उसने बोला था कि तुम्हारे सारे जन्मों का लेखा जोखा जो तुम्हारे कैटलिस्ट लगे और एक्सपीरियंसेस हुए, उसके हिसाब से तुम डिसाइड करते हो आगे बढ़ना। और उसके बाद तुम कारक लगता है तो तुम ट्रांसफॉर्मेशन में डिसाइड करते हो कि मुझे दूसरों की सेवा की तरफ जाना है कि अपनी सेवा की तरफ जाना है। और उसके बाद आता है ग्रेट वे ऑफ द माइंड। कुछ समझ में आ रहा है या मैं कुछ ऐवे ही नहीं नहीं, इलॉजिकल बराबर बोल है, रही हूँ? आया है। नहीं, अगर हाँ, पहले से। लॉजिकल लग रहा है तो प्लीज बोलो, सो आई कैन करेक्ट माई सेल्फ। आई मे बी रॉन्ग, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई हैव टू बी राइट। No, no, so far it's correct. सो इसीलिए मैंने जब ये शुरू हुआ और जस्टिस का मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी लगा, तो मैट्रिक्स कार्ड इज ऑलवेज द शुरुआत ऑफ एवरीथिंग। सो अगर मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी लगा तो इसका मतलब जन्म जो हुआ, लिटरली जो जन्म हुआ वो जस्टिस कार्ड में हुआ, जहां पर तुम्हारे पिछले जन्मों के सारे कर्मों के जस्टिस के लिए तुम पैदा हुए हो। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। आगे मे बी पूरा सुनने के बाद आई मे चेंज माय परसेप्शन, बट उस जस्टिस के लिए तुम पैदा हुए हो। और यहां से फिर तुम पोटेंशिएटर की तरफ जाते हो, मतलब के हर्मिट, के तुम्हारे इतने जन्मों से जो तुमने सीखा, उस सीखने की वजह से जो तुम्हारे समझदारी हो गई थी, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर और इफ यू रियलाइज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे वाह ये तो बड़ा छोटा है पर बहुत समझदार है। तुझे ये कहाँ से पता चला? तुझे ये कहाँ से आता है? बहुत सारे बच्चे जो है वो पैदा होते ही वो इतने छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम करते हैं या इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जन्मों से वो कुछ एक सीख लेकर आ रहे हैं, और वो जो सीख लेकर आ रहे हैं उस सीख के बिना पर हर्मिट या सेज कार्ड में वो एक बुद्धिमानिता होती है, चाहे वो थोड़ी है, ज्यादा है, कम है, जितनी भी बुद्धिमानिता है। समझ में आ रहा है? Hermit is not the sage card. Sage card potentiator of the body है. नहीं, हर्मिट इज द सेज कार्ड, क्योंकि No, no, no. अच्छा, hermit, right. हर्मिट बोल रही हूँ मैं। हर्मिट इज द Different. सेज कार्ड जिसके अंदर Okay. विजडम होती है। तो ये पोटेंशियल ऑफ द बॉडी है. हाँ, ये Potential. पोटेंशिएटर ऑफ द बॉडी है। हाँ, तो विजडम होती है तभी तो बॉडी में ग्रोथ भी होती है। लेट्स हियर आगे क्या कहते हैं, वो आगे सुनते हैं। I जो think ऑफ द बॉडी का हमने सुन लिया है. पोटेंशिएटर ऑफ द बॉडी का हमने सुना है, पर तुमने मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं. एक्सप्लेन किया? आई नहीं डोंट थिंक नहीं, सो। नॉट. हाँ, आप ओके। चाहिए रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा कर लो, अदरवाइज ये लंबा हो जाएगा. नहीं, इट्स नहीं, कंटिन्यू। इट्स जस्ट वन फुल रिकॉर्डिंग, इट्स नॉट Okay. डिफरेंट। ठीक है. सो पोटेंशिएटर ऑफ द बॉडी है सेज या विजडम कार्ड, जो 9th वाला कार्ड है. ये एक्चुअली विजडम जो है ये वैसा ज्ञान है जो हमें संघर्ष करने के बाद मिलता है. और प्रगति जो है, जो प्रोग्रेस है, वो अनुभव के आग से ही होकर मिलती है. और हमारी अंदर की जो यात्रा है उसके लिए खुद के हर हिस्से को, अच्छे और बुरे दोनों का सामना करना पड़ता है. और हमें
हमारे भीतर, हमारे अंदर जो रियल लेसन है, जो सच्चा सबक है, उसको खोजना है, और उसके लिए उत्प्रेरक के तूफान से हमें तूफान का हमें सामना करना पड़ता है। सो जो सेज है, या सेज को हिंदी में क्या बोलेंगे मैम? साधु, ऋषि, साधु, साधु, ऋषि, हाँ संत ऋषि, या ऋषि। हाँ। हाँ हाँ। सो ऋषि जो है वो जीवन के लाइफ के सीख से भी ज्यादा, मतलब जो लाइफ उसको सिखा रहा है उससे कई ज्यादा समझता है, और वो उस भूमिका को, अपने रोल को भी समझता है, जो एक इंडिविजुअल काम, जो काम है वो पूरे यूनिवर्सल काम पे निर्भर करता है। नहीं, वो ये मतलब कह रहा है कि वो ये समझता है कि उसका कोई भी काम कैसे ब्रह्मांड में असर करता है, या वो ब्रह्मांड के लेवल पर हर कार्य कैसे काम करता है। दैट्स व्हाट आई थिंक व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। मतलब एक इंसान पूरी सृष्टि का हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है, हाँ हाँ और हाँ। ये जो wisdom है, ये जो ज्ञान है, ये तब प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उसके कलेक्टिवनेस को देखता है, देख सकता है, और अपने पूर्णता काम, को, पूर्णता हाँ, को, ब्रह्मांड के लेवल पे पूर्णता को समझता है। हाँ, और अपने काम में कॉस्मिक प्रगति, मतलब अलौकिक प्रगति को पहचान सकता है। हम्म। ओके। राइट। सो ये जो सेज है वो ब्रह्मांड के कार्य में अपने ब्रह्मांड के पूरे कार्य में खुद का क्या कार्य है उसको वो समझता है, और इस तरह से वो अपने काम को, मतलब कार्य को इस ज्ञान के साथ जोड़ता है कि ये ब्रह्मांड, मतलब यूनिवर्सल प्लान जो है, योजना जो है, वो एक मतलब वो उस ब्रह्मांड के प्लान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मूल्यवान हिस्सा है। फैक्टर है, जिसका एक मिशन है, एक एक अल्टीमेट मिशन है, एक निश्चित मिशन है। उसके बाद अनंत, राणे, मतलब अल्टीमेट मिशन को कैसे बोलेंगे? इनडेफिनेट मिशन, मतलब कि अनंत तक उसका ये गोल। अभिषेक, मिशन को क्या कहते हैं? निश्चित ना, मिशन, मिशन, अच्छा, मिशन कहते हैं, मिशन, ओके। उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य। अनंत उद्देश्य है। लक्ष्य, लक्ष्य भी बोलते हैं। लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य भी बोलते हैं। तो हाँ, फिर आगे रा कहते हैं, कुछ कह रहा है वो। रा को हमेशा ये रॉ क्यों बोलता है, मुझे पता नहीं। ठीक है, आगे बोलो। बोला है, मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी मे बी सीन टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑपोजिट्स ऑफ माइंड, दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड मोशन। मतलब शरीर के मैट्रिक्स को मन के ऑपोजिट, मतलब मन के विपरीत, यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड क्या बोलेंगे, तो रोका जो नहीं जा सकता। जो बंधा हुआ नहीं है, उस गति का प्रतिबिंब माना जा सकता है। ठीक है। द पोटेंशिएटर ऑफ द बॉडी देन इज दैट विच बीइंग इन्फॉर्म्ड रेगुलेट्स एक्टिविटी। मतलब शरीर का जो पोटेंशिएटर है, जो कारक है, वो है जो वो सूचना मिलने पर एक्टिविटी को, मतलब गतिविधि को रेगुलेट या नियंत्रित करता है। वाह, व्हाट। लेकिन व्हाट इन्फॉर्म्स द सेज, मतलब लेकिन इस ऋषि को, इस सेज को कौन सूचना देता है? हम्म मन के अंदर जो संतुलन की प्रक्रिया है, उससे जो अनुभव प्राप्त होता है, हम्म। वो देता है उसको सूचना। ओ, अनुभव की मन में संतुलन पैदा होती है। तो फिर सो अगर मन के अंदर की अनुभव से उसको सूचना मिलती है, तो ये मन के अंदर अनुभव अगर उसको जन्म होने से पहले मिला है तो वो देता है, या जन्म होने के बाद उसके मन में ये सूचना आती है? ये तो आई थिंक ये मतलब वो जन्म होने के बाद। अल्केमिस्ट का जो कार्य है, वो कार्य में ही उसको वो सूचना मिलती है। जब तक आप वो हम्म। कार्य करोगे नहीं, तब तक सूचना आएगी नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अनकॉन्शियस माइंड से ही आती होगी सूचना। हाँ, मैं भी वही, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि वो आप, ये अनकॉन्शियस माइंड से तभी आएगी जब ये जन्म होने से पहले तय की गई है, या जन्म होने से पहले आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो डेटा है, डेटा इसको, कलेक्टेड है। हाँ, इसको एक गेम की तरह अगर हम देखेंगे ना, तो जितने हम दरवाजों पे ताला लगा हुआ, हमारे मन के दरवाजों पे, आप जो प्रोग्रेस एवोल्यूशन के दरवाजों पे ताला लगा हुआ है,
और हर रूम में आप जाते हो, आपको एक नई चाबी मिलती है, फिर आप उसको खोलते हो, फिर एक नई चाबी, हर एक स्टेज पे आपको क्लूज या चाबियां मिलती रहती है। ऐसा मुझे लगता है ओवरऑल। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे ऋषि उनके अंदर ये डेटाबेस ऑलरेडी है, जैसे शक्तियां पड़ी, बस जागरूक हो रही है लाइक। हाँ, something like this, yes। वही वही इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि जो पिछले जन्मों के सारे एक्सपीरियंसेस के जो डेटा कलेक्टेड है अनकॉन्शियस माइंड में, वो इसको पोटेंशिएटर को मतलब कि सेज को बता रहा है कि समझदारी से कि कभी ये हुआ था तो इस वक्त ये करना है या नहीं करना है। दिस इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज आमतौर पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो किसी को भी अगर बोलो कि पहाड़ से कूद जाना है तो कोई भी नहीं कूदेगा। और या समुंदर में बीच समुंदर में कूद जाना है, हर कोई नहीं कूदेगा। जिस इंसान के किसी जन्म में वो पानी में डूब के मरा होगा या पहाड़ से या ऊंचाई से गिर के मरा होगा, तभी काफी लोगों को बचपन से जन्म से फोबियाज होते हैं। तो वो अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो डेटा है, तभी इस तरह की चीजें होती हैं। या कुछ लोगों को कुछ चीजों से बहुत ज्यादा प्यार होता है या खिंचाव होता है किसी चीज की तरफ। वो खाने पीने की चीज हो सकती है या रंग हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो कि हो सकता है पूरी फैमिली में किसी के साथ ना हो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो बड़ा अजीब ही है, पूरे खानदान में ऐसी किसी की आदत नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड से वो डेटा आ रहा है। That's what I think. Anybody wants to say something on this? Okay. बुद्धि फिर शरीर एंड फिर आत्मा, राइट? ऐसे हम जा रहे हैं ना आगे आगे। शरीर और आत्मा रहे हाँ। हैं, लेकिन ये साइमल्टेनियसली भी होता है। मतलब जो ये जो होता है ना, वो एक साथ साथ मन साथ। शरीर में हो सकता है। लेकिन हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमने पहले मन का किया, अब हम बॉडी का कर रहे एग्जैक्टली। हैं। नहीं, हम वही। ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सोनिया, अगर जैसे कि उसने लवर्स कार्ड में ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था, अगर ये जैसे यहाँ पर समझा रहा है कि पहले 7 कार्ड अगर जन्म से पहले के हैं, तो फिर वो साइमल्टेनियसली कैसे हो रहे हैं? वो 7 कार्ड साइमल्टेनियसली होते हैं और मैम, बॉडी के 7 कार्ड साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। हो लेकिन सकते हैं। साइमल्टेनियस मतलब एक स्प्लिट सेकंड के अंदर एवरीथिंग कैन हैपन। लेकिन अगर वो जन्म से पहले के हैं और ये शरीर मिलने के बाद ही बॉडी आती है, तो जन्म होता है तो शरीर मिलने के बाद ही के 7 कार्ड्स हैं, तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल? मैम, यू फॉरगॉट व्हाट रा सेड। व्हाट? बॉडी नेचर ऑफ द माइंड। अगर आप माइंड पे काम करोगे तो बॉडी पे तो ऑटोमेटिकली काम होगा ना। बॉडी इज एक व्हाट ऑफ द माइंड? क्रिएचर ऑफ द माइंड। एक क्रिएशन ऑफ द शरीर माइंड, दैट्स व्हाट का आई नहीं है। एम सी, दैट्स और व्हाट। जब आप मन को कंट्रोल करोगे, मन को बैलेंस करोगे, तो बॉडी अपने आप अपने बायसेस छोड़ देती है। ये रा ने बोला था। तो बॉडी आप अपने आप देखो, अपने बायसेस छोड़ देती है। लेकिन तुम एक चीज भूल रही हो कि जो सोल कॉन्ट्रैक्ट बना है और हायर सेल्फ को जो हम इंस्ट्रक्शंस देकर आए हैं कैटलिस्ट के, वो तो जन्म से पहले देकर आए हैं ना। हाँ, पर वो लगातार तो इस जन्म में है ना। और जब आप मैजिशियन एनर्जी में होते हो, आप अपने मन के ऊपर काम करते हो, तो आप अपने बॉडी पर भी तो काम करोगे ना। साइमल्टेनियसली चीजें होगी ना। ओके, ठीक है। आई आई थिंक डिफरेंटली। आई मीन पर सोल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज तो बिकॉज जन्म के क्योंकि पहले होता है ना सोनू। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि हाँ। सोल कॉन्ट्रैक्ट के वो 7 कार्ड जो है, अगर वो 7 जन्म से पहले थे और ग्रेट वे ऑफ द माइंड में उसने फैसला किया कि ठीक है अब समय आ गया जन्म लेने का, या उन्होंने जन्म ले लिया, या उसने तय कर लिया कि ठीक है सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और उसने फैसला किया कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना है। क्योंकि लवर्स कार्ड में भी उसके पास चॉइस थी, चैरियट कार्ड में भी उसके पास चॉइस थी। तो एक बार वो फैसला उसने ट्रांसफॉर्मेशन में किया और चैरियट कार्ड पे वो चढ़ गया जाने के लिए, अपने सफर की शरीर शुरुआत भी, करने की। और शरीर के भी तो जाएगा ना मैम वो। चैरियट क्या? वो अपने शरीर के बायसेस को भी तो मिटाएगा ना। देखो, हम व्हाट आई एम सेइंग इज,
इट माइट और माइट नॉट बी कि वो जन्म से पहले उसने ये सातों उसको जन्म से पहले मिले हैं। इट माइट और माइट नॉट बी। हाँ, तो लेकिन ये आगे अपनी अपनी सबकी सोच है। मुझे अब तक मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ओके कल जो हमने देखा और कल जो हमने सुना, उसके अंदर ये इसने खुद ने ही कहा है। और सेकेंडली, रा ने ये तो कहा है ना कि हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम अपने सारे कैटलिस्ट लगा के आते हैं, तो हम कुछ अंडर भी करें हमारे कैटलिस्ट तो लगने ही हैं, जो कैटलिस्ट पे लगने काम हैं वो लगने हैं। करना है ना, तो बॉडी पे हम काम कर रहे हैं ना। बॉडी बॉडी हाँ कॉम्प्लेक्स में बट वो काम। हाँ बट यू आर मिसिंग द पॉइंट के बॉडी कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर हमारे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हर तरह के कैटलिस्ट होते हैं। हाँ कैटलिस्ट तो हर तरह के होते हैं। आप बॉडी के ऊपर काम हाँ, करोगे, हो सकता है बोल- यहाँ कोई मेंटल कैटलिस्ट लग जाए, उसके ऊपर काम करोगे, हो सकता है इमोशनल कैटलिस्ट लग जाए। हर तरह के कैटलिस्ट होते हैं इंसान की जिंदगी what में। I तो am- आप कैटलिस्ट मन का लगे, शरीर का लगे, पहला काम मन मन परिसर में होता है। और जब मन परिसर को आप बैलेंस कर लेते हो, बॉडी में ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाता है। तो दो चीजें साइमल्टेनियसली या एक दूसरे के, एक के पीछे एक हो सकती है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि सात आर्किटाइप जाकर फिर आठवां आर्किटाइप आता है, ऐसा नहीं है। ये लीनियरिटी में नहीं चलता है। दिस इज व्हाट आई वाज अंडरस्टूड, सेइंग। अंडरस्टूड। हाँ, वो ठीक है कि लीनियरिटी में नहीं चलता है, हालांकि इसने लीनियर ही समझाया है। और किसने रा समझा ने रा ने है? जिस तरह से 7 कार्ड्स बनाए हैं, रा ने भी लीनियर ही बताए हैं, लेकिन उसने ये बोला है कि ये कभी भी कहीं भी काम कर सकता है। वो ईज के लिए, वो हमें समझने के लिए उन्होंने ऐसे नंबरिंग किया है। लेकिन उसने ये स्टेप्स भी बोला है बताए हैं। पियानो, ट्विनिंग इनटू अ पियानो, कि आप मेलोडी को एक एक धुन भी सुन सकते हो, दो धुन सुन सकते हो, या सारे एक साथ भी सुन सकते हो। हाँ, वो इट बात तो डिपेंड्स, है। यू आर द स्टूडेंट। इट डिपेंड्स आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो। हर एक इंसान की जर्नी अलग है ना, हर एक का परसेप्शन अलग है। और रानी ये भी बोला था कि आर्किटाइप्स को समझने का हर एक का परसेप्शन अलग होगा। तो तरीका आपका जो भी अलग है। अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मेरा परसेप्शन उससे थोड़ा अलग है, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। तो दोनों ही अपनी जगह सही है, जरूरी हाँ, नहीं है कि कुछ भी गलत हो। हो सकता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दोनों भी करेक्ट है। कह रहा था आई थिंक बैकग्राउंड में somebody wants to say something. Okay. Okay. ओके, तो अब है कैटलिस्ट ऑफ द बॉडी, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो 10th कार्ड है। ठीक है। अम, अभी इसने एम्प्रेस के बारे में यहाँ पे बोला है कि मन का जो प्रेरक है, एम्प्रेस है, वो खुद को मैजिशियन, मतलब जो मैजिशियन है, जो जागरूक जादूगर है, उसके सामने अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, प्रकट करती है। और जो शरीर का उत्प्रेरक है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, इस प्रक्रिया को दिखाता है कि कैसे एक उत्प्रेरक सबसे पहले हमारी ओर आकर्षित होता है। राइट, कैसे अट्रैक्ट करते हैं हम एक उत्प्रेरक को, ये व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है। और जो शरीर के जो आर्किटाइप्स है, उनको एथरिक बॉडी की स्टडी से देखा जा सकता है। हमारा जो एथरिक शरीर है, हमारे भौतिक शरीर के सबसे ज्यादा क्लोज है। राइट, तो ये नॉन फिजिकल एथेरिक का और मतलब समझा दो। एथरिक एथरिक बॉडी को क्या बोलेंगे मैम? एथेरिक को एक वो होता है, एक, सो द एलिमेंट्स ऑफ बॉडी आर अर्थ, वाटर, फायर एंड शरीर स्पेस। सो एथेरिक, आई डोंट नो मैम हिंदी में। सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर। यस यस। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, हमारे भौतिक शरीर के सबसे ज्यादा क्लोज है। ये नॉन फिजिकल है, मतलब नॉन भौतिक है। और ये हमारे शरीर का जो फिजिकल बॉडी है, उसका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसके लिए ये जिम्मेदार है सूक्ष्म शरीर। ये मैंने हीलिंग के सेशन में भी बताया था, सेम चीज। और ये क्वांटम बायसिंग जो है, क्वांटम बायसिंग को का अर्थ मुझे नहीं पता, उसके क्षेत्र में भी ये काम करता है। और आपके सीखने के जो मार्ग है, उसको निर्धारित करने में ये शामिल होता है, जिसमें आप भविष्य में भविष्य में एक अस्तित्व में आते हो, मतलब एग्जिस्ट करते हो एक फ्यूचर एग्जिस्टेंस में। सो सूक्ष्म शरीर में चेंजेस, परिवर्तन, साथ में भौतिक शरीर में भी परिवर्तन लाता है। जैसे एज अबव सो बिलो, जैसे ऊपर वैसे नीचे।
समझ में आ रहा है? हम्म ओके, तो हीलिंग सेशन में रा ने जो बोला था मैं वो बताती हूँ। उसने भी ये बोला है कि अ, आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसके, ये जो आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा टाइम स्पेस में, मतलब जो अदृश्यता में है उसमें एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन को अपनाना है जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। और ये एक्चुअली उसकी कुंजी है, ना कि स्थान समय जो दृश्यता में है अ, उसमें कोई ऐसी घटना है, उसकी घटना नहीं है। और ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आप जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं ना, विल पावर कहते हैं, उसका ट्रांस डायमेंशनल मतलब काफी आयामों के बीच में एक उसमें एक पहलू देख सकते हो, ट्रांस डायमेंशनल पहलू आप देख सकते हो, क्योंकि ये एक सीकर की इच्छा या फिर उसकी सीकिंग खोज या उसकी डिजायर्स आकांक्षा जो है, वो आपके इंडिगो शरीर मतलब आपका इंडिगो बॉडी, तीसरी आंख वाला वो डार्क कलर। उसको उसको एक नए कॉन्फ़िगरेशन का वो इस्तेमाल करने में वो मदद करता है। और स्पेस टाइम में जो दृश्यता में है उसमें वो भौतिक शरीर को फिर से रिफॉर्म करता है या फिर से वो सुधारता है। मतलब एक्चुअली मैंने जो हीलिंग सेशन में बताया था कि आप किसी की हीलिंग करनी है ना, तो वो टाइम स्पेस में जाके आप उसके एथरिक सूक्ष्म शरीर की हीलिंग करते हो, और फिर उस सूक्ष्म शरीर को फिजिकल शरीर के साथ मर्ज कर देते हो, और फिर वो हीलिंग जो है फिजिकल बॉडी में आ जाती है। कौन सा हीलिंग सेशन सोनिया? ये मैंने वीडियो बनाया था ना हीलिंग के ऊपर, राने जो स्टेप्स बताए थे हीलिंग के, उसमें अच्छा मैंने अच्छा ये वो सूक्ष्म शरीर को फिजिकल शरीर में मर्ज कर देता है हीलिंग को। अच्छा। हाँ। और तो मतलब अदृश्यता में रेडी होता है और वहां से दृश्यता में ऐसा। यस करेक्ट। और इस स्टेटमेंट जो राने बोला था, इसका मतलब ये है कि सूक्ष्म शरीर की जो रचना है, मेकअप क्या बोलेंगे उसको, मेकअप को संरचना अ, भौतिक शरीर के स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। और ये एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो सूक्ष्म शरीर अ, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करता है, अपने सूक्ष्म शरीर को वो कैसे कॉन्फ़िगर करता है, वो उसके विल पावर पे डिपेंड करता है। उसके विल फिर पावर डिपेंड करता है। हाँ, तो मतलब उस कि उसकी सोच पर डिपेंड करता है। विल इच्छा शक्ति, राइट। इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। इच्छा शक्ति तो ठीक है, लेकिन इच्छा शक्ति भी तो सोच का ही हिस्सा है ना। हाँ, कह सकते हैं, यस। ही तो हिस्सा है। अगर वो उसकी सोच उसको बोलेगी कि हाँ तुम कर सकते हो तो कर सकते हो, उसकी सोच बोलेगी नहीं मुझसे नहीं होगा, तो उससे नहीं होगा। तो इच्छा एग्जैक्टली, शक्ति एक तरह से उसके दिमाग का, उसके मन का ही एक हिस्सा है। लाइक प्लेसिबो इफेक्ट। या यू कैन से दैट। या प्लेसिबो इफेक्ट, यू कैन से दैट। जो उसको महसूस होता है, जो वो विश्वास करता है, वही चीज बेसिकली उसके बिलीफ सिस्टम्स क्या है, उसके जो बिलीफ सिस्टम्स होंगे वैसे वो मैनिफेस्ट करेगा। एम आई? या मतलब हीलिंग हीलिंग के लिए सिर्फ एक जरिया बनता है, चैनल होता है वो हीलिंग के एनर्जीज के लिए, लेकिन हीलिंग उसको खुद को करनी होती है ना। वो अपनी इच्छा शक्ति से अपनी खुद की हीलिंग करता है। इच्छा शक्ति से अपनी हीलिंग करता है, राइट? मतलब ओके। वो रेडी होना चाहिए कि मुझे भी हील होना है, देन। एग्जैक्टली। हाँ। हम्म। उसके बाद नॉस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है मैम? नॉस्टिज्म क्या होता है? आई डोंट नो दैट। नॉस्टिक एक्चुअली, नॉस्टिक इज कनेक्टेड टू द कबाला। और ओके, वो जो साइन दिखाया था ना, था। ये जो इसको क्या बोलते हैं, इसको वॉन्ड नहीं बोलते, इसको कुछ और बोलते हैं। वो ऐसे ऊपर से गोल और एक बो टाई करते हैं ना, इस तरह का एक लंबा सा डंडा, उसके ऊपर एक बो की तरह जो है। ये नॉस्टिक्स, हाउ द I'll read it out to you. It हम्म says that how the etheric body configures itself for the Gnostics. The etheric body is tied to the concept of the demiurge. Now, I don't know what the demiurge is. डेमियर्स Dem मतलब डेमियर्स को अगर वो ग्रीक वर्ड है, डेमियर्स का मतलब है, जो ग्रीक ट्रांसलेशन में बताती हूँ, मतलब देव।
अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, आई फॉरगॉट द वर्ड फॉर इट, बट इट्स काइंड ऑफ अ डेमी गॉड. एंजल की तरह, हाँ, लाइक अ डेमी गॉड बेसिकली, देव. देवदूत की तरह. So the demiurge, the Gnostic thing, Gnostic etheric body is tied to the concept of the demiurge. The demiurge can be seen as the soul of the universe, that it is the part of the universe which shapes reality in us. पहले इतना बोल दो फिर आगे पढ़ती हूँ. हाँ, सो नॉस्टिक्स प्रिंसिपल्स में, उसमें जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसको डेमियर्ज या वो जो डेमी गॉड है उसकी अवधारणा से वो जुड़ा है. देवदूत मतलब की तरह. जो है वो ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में आप उसको देख सकते हो. यानी वो ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो वास्तविकता को आकार देता है. करेक्ट. वास्तविकता को अवतार देता है. आकार देता है, हाँ. अच्छा. Gnosticism is, yes, it is Gnostic philosophy is connected to Kabbalah, and it is the same kind of symbols that they use. वो सांप and सांप के सर के ऊपर sun and angels वगैरह यहाँ पर मैं देख रही हूँ. बट वो जो wand दिखाया था वो wand यहाँ पर कहीं नहीं है. But that wand, if you notice, is there in many of these elite Illuminati symbology that they use. They use that in many things. वो मेडिकल सिंबल भी तो सिमिलर ही है ना, वो स्टाफ और उसके ऊपर वो दो सांप ऐसे, समवॉट सिमिलर. No, it is very different. डिफरेंट. अच्छा. It's like a bow on top of a wand. A single bow. मतलब the circle is one, and two sides there is a bow kind of a thing jutting out, and नीचे wand. So it is not like the hermetic staff that you're talking about. ओके ओके, ठीक है. ठीक है. तो आगे चैट आगे में ना, हाँ बोलो चैट में आगे. अर्पित ने वो शेयर किया ट्रांसक्रिप्ट. कैन यू ओपन दिस ऑन योर स्क्रीन सो दैट मुझे इजी होगा पढ़ने के लिए फिर. अच्छा. या हाँ ये ओके. पार्ट 3 वीडियो ट्रांसक्रिप्ट विद पंक्चुएशन. अरे तो ये तो फिर मैं वहीं से पढ़ लेती. नो, आई मीन इवन आई कैन रीड इट ना देन. One मुझे वो second. बार बार एक स्क्रॉल करना पड़ रहा है. बट Yes. ओके, जो नॉस्टिक प्रिंसिपल्स है उसके लिए जो सूक्ष्म शरीर है वो डेमियर्च की अवधारणा से जुड़ा हुआ है. करेक्ट. डेमियर्च को हम ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में देख सकते हैं, जो यानी वो ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो वास्तविकता को आकार देता है. करेक्ट. और हमारे अंदर भी हमारी जो आत्मा है वो भी ऐसे ही काम करती है. हमारा जो भौतिक शरीर है उसके साथ मिलकर कपलिंग विद इट एक प्रोबेबिलिटी या संभावना का एक बायस बनाती है, जिन्हें हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं. किसी भी सोल या आत्मा या डेमियर्ज का जो रोल है वो जो उद्देश्य है वो हमारे लोगोस के द्वारा सोचे गए आर्केटाइपल विचारों को भौतिक रूप से प्रकट करना है. ओके ओके. सो ये दो तरह के डेमियर्ज हैं यहाँ पे. एक जो ब्रह्मांड की आत्मा है और एक जो है वो इंडिविजुअल है. इंडिविजुअल आत्मा भी है हर एक इंसान की. जो ब्रह्मांड की आत्मा है वो लोगोस के द्वारा उसको एक मिनट यहाँ पर एक चीज लिखी है. डेमियर्ज भौतिक ब्रह्मांड का वास्तुकार है, मतलब रचयिता है एक तरह से. और इसे लोगोस से, हाँ हाँ, वो लोगोस से उसको सूचना मिलती है ना. और इसे लोगों से निर्देश लेने और उन्हें भौतिक वास्तविकता में लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है. मूव ऑन. ओके. तो ये डेमियर्ज है, ये ब्रह्मांड की आत्मा के बारे में उसने बोला है. लेकिन उसी तरह से जो हमारा इंडिविजुअल सेल्फ है, जो हम व्यक्तिगत जो हमारे लोगोस है, हमारे व्यक्तिगत लोगोस कौन हो गए? हमारे हायर सेल्फ ना. एक इंसान का लोगोस कौन है? उसका हायर सेल्फ. प्लेनेट का लोगोस कौन है? हमारा इंटरगैलेक्टिक सन. सो एनीवे,
वो जो हमारे जो व्यक्तिगत लोगों से, जो हायर सेल्फ है, वहां से हमारी आत्मा को निर्देश मिलते हैं, ताकि हमारी लाइफ में हमारे द्वारा जो अनुभव होते हैं उनको सीखने के लिए उस लेसन्स को मैनिफेस्ट प्रकट किया जा सके। ओके, तो हमारे हायर सेल्फ से जो योजनाएं वो बनाते हैं, हमारी आत्मा द्वारा जो बनाए जाते हैं, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि ये जो लेसन्स है वो लेसन्स को वो प्रभावित कर सके, जिन्हें हमने अट्रैक्ट किया है, हमने आकर्षित किया है, ताकि हमारी जो विजडम है, हमारा जो ज्ञान है, इस लाइफ साइकिल में, इस जीवन काल में उस विजडम को हम प्राप्त कर सके। आई थिंक हमने यहाँ तक ही देखा है मैम, और वीडियो आगे देखना बाकी है। ओके। ओके, सो अब अगर हम एक पेड़ की कल्पना करेंगे, तो उसकी जो अलग अलग तरह की जो ब्रांचेस है, जो शाखाएं हैं, वो अलग अलग पॉइंट से, मतलब उस पेड़ के अलग अलग बिंदुओं से निकलती है। उन्हें हम नोडल पॉइंट्स कहते हैं। नोडल पॉइंट्स मतलब वहां जहां से नई रचना होती है, दैट इज बेसिकली नोडल पॉइंट। सो ये नोडल पॉइंट्स जहां से ये शाखाएं बेसिकली निकल रही है, वो हमारे लाइफ में एक चुनाव का एक पॉइंट है, चुनाव के बिंदु है, जो ये दिखाते हैं, करते मतलब दर्शाते हैं कि पेड़ अपने पूर्ण रूप से कैसे बढ़ता है, बेसिकली। आया समझ में? ओके। आगे। और सभी के पास कई सारे पोटेंशियल, संभावित भविष्य है, अलग अलग टाइप के मतलब प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज है अलग अलग भविष्य बनाने की, जिन्हें हम अस्तित्व में ला सकते हैं। और हम हर टाइम, हर समय कई डिफरेंट अलग अलग रास्तों के बीच में एक ओके, आई हैव गॉन अहेड, आई थिंक वो देखा था हमने। No, I don't think you've gone ahead. I think this is where we stopped after this, because we had watched the SRV thing also. Shall I read ओके, it in Hindi? Simply just read it. हाँ ओके, यू कैन जस्ट रीड इट, अगर नहीं समझ में आया तो एक्सप्लेन कर देंगे। हम सभी के पास संभावित भविष्य हैं, जिन्हें हम अस्तित्व में ला सकते हैं। हम लगातार हर समय कई अलग अलग रास्तों के बीच संबंध बिंदु पर रहते हैं। जिस वास्तविकता के साथ आपको निकटता से जुड़ना चाहिए, वह उसके प्रभाव को आपके वर्तमान में प्रवेश करने की अनुमति देता है, और इस प्रकार कैसियोपियंस के चैनलिंग में आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। कैसियोपियंस नहीं नहीं, ये होगी कोई नहीं सभ्यता। नहीं हाँ, नहीं नहीं, इसने गलत ट्रांसलेट किया है, वो कैसियोपेन का अलग टॉपिक है, वो मैंने चैनलिंग्स देखा। ऑफ द कैसियोपियंस लिखा है यहाँ पर। या हाँ, उसने दोनों चीजों को मर्ज कर दिया है। ओ, चैनलिंग अच्छा। कैसियोपियन इज अ डिफरेंट सेंटेंस, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट। Takes in the, direction your life takes in, full नो stop. नो, Channeling of हाँ, the Cassiopeians, a concept called नो, लिसन। uh, What it says is, what reality you must closely resonate with allows its influence to seep into your present and thus influence the direction your life takes. उसके बाद अच्छा, full stop. अच्छा, तो okay. कैसे भी In कॉन्सेप्ट, the channelings of the Cassiopeians, okay. ओके, कॉल्ड कैसियोपियंस के चैनलिंग में आवृत्ति अनुनाद कंपन या संक्षेप में एफआरवी नामक एक अवधारणा पेश की गई है। आई थिंक हम यहाँ पर रुके थे, तो मैं इसको यहाँ रोकती हूँ। ओके, हाँ, एफआरवी। हाँ, कैसोपियंस के चैनलिंग में, मतलब कैसोपियंस में भी कोई अलौकिक सभ्यता होगी, उनके चैनलिंग में एक अवधारणा थी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस वाइब्रेशन। उसको हिंदी में क्या बोले? आवृत्ति अनुनाद और कंपन, एफआरवी इन शॉर्ट कहते हैं। एफआरवी मतलब अपना जो क्रिएटर है, रचयिता है, उनके साथ या जो क्रिएशन है, रचना है, उसके जो ऑपोजिट पोल है, या फिर जिसको मैटर बोलते हैं, उसके साथ आपके आध्यात्मिक जो हार्मनी है, सामंजस्य है या रेजोनेंस है, उसकी डिग्री का मेजरमेंट है वो। एफआरवी माप है उस डिग्री का।
सो आपके आपकी जो एफआरवी है ये निर्धारित करती है कि आप किस रियलिटी को आकर्षित करते हो अपनी तरफ, कौन सी वास्तविकता को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। जो कम एफआरवी वाले लोग हैं, मतलब जिनकी आवृत्ति अनुनाद और कंपन लो लेवल पे है, उसका मेजरमेंट वो लो है, तो वो काफी हार्श उत्प्रेरक, कठोर उत्प्रेरक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसके करीब बहुत रहते हैं, मतलब बेसिकली मटेरियल चीजों के बहुत करीब रहते हैं, और उनके कैटलिस्ट भी बहुत कठिन होते हैं, और वो जंगल के कानून को मानते हैं। अब यहाँ पे जंगल का कानून, मुझे ऐसा लगता है कि जो मटेरियल वर्ल्ड का जो कानून है उसको ज्यादा मानते हैं, उसमें वो ज्यादा फंसे हुए रहते हैं। वो काफी रिएक्टिव होते हैं, मतलब जल्दी अपना रिएक्शन, प्रतिक्रिया देते हैं, और अपनी भावनाओं को वो अपने ऊपर हावी होने देते हैं, खुद पे हावी होने देते हैं। वो मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से काफी इनबैलेंस, असंतुलित रहते हैं। और जिन लोगों की एफआरवी ज्यादा होती है वो बेसिकली डिवाइन से या क्रिएटर से जुड़े हुए रहते हैं, और वो जंगल के कानून को, मतलब मटेरियल वर्ल्ड के जो कानून है उसको नहीं मानते। वो संतुलित होते हैं, प्योर शुद्ध होते हैं, और उनकी जो रिएक्शन है वो कम होता है, और वो पॉजिटिविटी या सकारात्मक और काफी बुद्धिमान होते हैं। और जिनकी एफआरवी हाई होती है वो लोग अपने लाइफ में ना, अपने जीवन में काफी सिंक्रोनिक इवेंट्स, घटनाएं उनकी लाइफ में घटती है, जो जो सिंपल लॉजिक है, जो सामान्य तर्क है, उसको हटा देती है उसके लाइफ से। वो सामान्य लॉजिक से उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके लाइफ में इतनी सारी सिंक्रोनिसिटीज होने लगती है। तो वो उनका जो लाइफ है वो उस टाइमलाइन से रेजोनेट करता है, जो डिवाइन से या जो क्रिएटर से काफी ज्यादा क्लोज है, ज्यादा जुड़ा हुआ है क्रिएटर से। हम्म। Okay. तो फिर मुझे ये बताओ सोनिया कि एफआरवी को हम्म। साधारण शब्दों में कैसे समझाओगी? ही सेज दैट इज फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस वाइब्रेशन। सो मतलब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस वाइब्रेशन, दैट जैसे कि अर्थ की रेजोनेटिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है, आरवीएफ जिसको बोलते हैं, सेम थिंग, वो 7.83 है। और जितनी लोअर फ्रीक्वेंसी में होंगे, जैसे गिल्ट, शेम, हम्म फियर, ये सभी जो है लोअर फ्रीक्वेंसी तो वाइब्रेशन है। ये है। और जॉय, हैप्पीनेस, लव, ये सब हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, राइट? हम्म तो जब यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, एफआरवी जिनकी लो है, वो हम्म अपनी जिंदगी में हार्श रियलिटी को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब हम्म मुश्किलें ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जहां उन्हें अपनी जिंदगी के लिए या जिंदगी में चीजों के लिए लड़ना पड़ता है, लॉ ऑफ द हम्म जंगल, फाइट और फ्लाइट। तो again I will come back to the same question that I had yesterday. If that हम्म is the case, then हम्म how does a baby which is just born गो थ्रू हम्म सो मच? जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, अगले महीने अर्थक्वेक आ गया और वो मलबे तले दब गया और कुछ हो गया, या किसी कोई बच्चा पैदा हुआ 6 महीने का भी नहीं था, उसके माँ या बाप में से कोई मर गया, इस या कुछ भी, जनरली स्पीकिंग, तो उस बच्चे की वाइब्रेशन तो लो नहीं थी। तो फिर उसने अपनी जिंदगी में, जैसे बचपन में 3-4 साल की उम्र में किसी के माँ बाप का देहांत हो जाता है, तो उस बच्चे की ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लो थी कि उसने अपनी जिंदगी में इतने कठोर उत्प्रेरकों को अट्रैक्ट किया? वो फिर उसके प्री इनकार्नेटिव चॉइसेस थे, वो कुछ सीखने आया था, उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखने आया था वो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि नाम इंस्पायर्ड। है नहीं 12वीं का, सो आई वुड नॉट नो मच अबाउट इट, मैंने भी पहली बार ही सुना है, अब उसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। तो हाँ, पर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तरफ है फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, एक तरफ इसने ये कहा, और थोड़ी देर पहले तुमने भी इस बात को स्ट्रेस किया, कि जब एक माइंड की एक्सपीरियंस या वाइब्रेशन बदलती है,
तो बॉडी या लाइफ की एक्सपीरियंसेस भी चेंज हो सकते हैं, राइट? दैट्स व्हाट यू सेड, दैट व्हेन द Yeah. एक्सपीरियंस एंड कैटलिस्ट ऑफ द माइंड, यू नो, इफ यू पुट इट इन हार्मनी with what needs to be, then you can change your destiny, is what you were trying to say. But यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, what I am understanding, if I am wrong please correct me, what I am understanding is that कितनी भी तुम अपनी frequency vibration को correct करो या कुछ भी करो, you basically cannot change your destiny. Is that what this means? No, I don't think so. Then how is the soul so एक तरफ soul contract You है, have to right? raise your FRV ना, वो ये बोल रहे हैं कि आपका जो फ्रीक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन है उसको बढ़ाओ। आप कम वाइब्रेशन में रहोगे तो ये सारा कुछ अट्रैक्ट करोगे। That is Because what I asked that कि pain, 1-2 साल का बच्चा क्या अपने वाइब्रेशन बढ़ाएगा और क्या ही उसके वाइब्रेशन कम होंगे। न्यू बॉर्न बेबीज को हॉस्पिटल से या कहीं से चोरी करके उन्हें बेच दिया जाता है, क्या उसकी वाइब्रेशन लो थी कि उसके साथ ऐसा हुआ? प्रॉबेबली वो पिछले जन्मों से लेके आया है ना वो चीजें, उसको पिछले जन्मों से ही उसका वाइब्रेशन लो होगी और उसने ये कैटलिस्ट अभी आके लगाए हैं। अब वो बहुत डीप जाना पड़ेगा उस टॉपिक पे। मुझे भी थोड़ा सा उसमें पढ़ना नहीं, पड़ेगा फिर। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ जो बातें हो रही हैं या जिस तरह से जो बातें हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं कहीं तो लिंक जुड़ता होगा ना, क्योंकि इंसान जिंदगी में जो खुश रहता है वो भी बहुत कुछ झेलते हैं लोग जिंदगी में। कितना भी खुश रहो और नॉर्मल रहने की कोशिश करो, कैटलिस्ट पे कैटलिस्ट लगते हैं। तो क्या ये पिछले जन्म है, क्या ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये एफआरवी है? तो फिर कितनी सारी चीजें हमारी या इट्स जिंदगी में एक साथ काम कर रही हैं। मल्टीफैक्टोरियल है ये, करेक्ट। एग्जैक्टली तो फिर इतनी सारी चीजें काम कर रही हैं, तो आपको क्या समझ में आएगा कि आपको कौन सी चीज में क्या प्रक्रिया देनी चाहिए, या क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या क्या एफआरवी है, या क्या कुछ और है? How do you make out the difference? How do you correct it? That's what I'm trying to basically understand. Focus That's on the differences, focus on your improvement is what I will say। कि कॉज क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसके ऊपर काम क्या कर रहे हो, आप उसको कैटलिस्ट को कैसे प्रोसेस कर रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। रूट कॉज कुछ भी हो सकता है। so हाउ डज that means कि कैटलिस्ट भी जो आपकी जिंदगी में लगेंगे वो दैट। आपके, सो यू टोल्ड मी पिछले जन्म के एफआरवी, पिछले जन्म के कर्म या पिछले जन्म से जो एफआरवी लेकर आया है सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो पिछले जन्म के एफआरवी के हिसाब से कैटलिस्ट लगते हैं, तो हो फिर ये सकता है, समझना पड़ेगा। इट्स वन ऑफ माय प्रिजम्पशन, आई एम नॉट I सेइंग इट इज। Yeah, I wish Pa was here. या आई नो, So I उनको am really missing him here to answer these questions because these are very important topics and this is a very heavy topic. हाँ मन्ना, एफआर शायद पा को पता होगा, वी कैन आस्क हिम। we can ask him. हाँ ना मन्ना, जो मुझे समझ में आया हाँ, कि आप जब एक जन्म शुरू करते हो और उस समय एक हार्श कैटलिस्ट लगता है, वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब उस हार्श कैटलिस्ट को एक्सपीरियंस करते हुए उसमें रहकर फिर आप अपना एफआरवी जब बढ़ाते हो तो आपके कैटलिस्ट लगने कम हो जाते हैं आगे, क्योंकि आपने अपना लेसन लर्न किया और उसमें अपना एफआरवी बढ़ाया। अगर आप एफआरवी अपना लो रखते हो उस कैटलिस्ट को झेलते हुए, you attract more and more harsher and harsher catalyst unless and until you learn your lesson and you learn to increase your vibrations, जो मुझे समझ में आया। very good answer. अच्छा समझाया। राजश्री, तुमने Yeah, very हाथ good. ऊपर किया था, तुम कुछ कहना चाहती हो? राजश्री, हेलो। हाँ कुछ कहना हाँ चाहती मैम, हो? हाँ मुझे बताना था कि जैसे अपनी फ्रिक्वेंसी है ना, वैसे ही लोग और वैसी ही चीजें अट्रैक्ट होती है। तो अगर हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो लो फ्रिक्वेंसी रिलेटेड इश्यूज है या लोग है वो अपने इसमें आएंगे नहीं, तो सब मतलब अच्छा ही रहेगा। एफआरवी का वो मतलब होगा यहाँ पे। अगर फ्रीक्वेंसी अच्छी रहेगी तो ऑल ऑटोमेटिक सब अच्छा ही होता है ना, नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है नॉर्मली 90%। पूरा तो नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं मुझसे होता। तो मत कहो
क्योंकि मेरी जिंदगी में तो अच्छी फ्रीक्वेंसी के बाद भी अच्छे से अच्छे कैटलिस्ट लगे हैं। तो मुझसे तो ये मत कहो कि ऐसा नहीं होगा। That is what I'm trying. See, when I ask a question or when I have a question in my mind, I'm basically trying to relate it with my experiences. तो जब तक अगर मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे ना होते तो मेरे ऐसे सवाल ना होते। मेरा तो ये होता है कि जिस दिन मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अच्छी होती है, प्यार, खुशी, हंसना, गाना होता है, उसी दिन स्यापा पड़ जाता है कोई ना कोई। हाँ, तो इसीलिए मैंने 90% बोला। आप शायद 10% में आते होंगे। पूछो मत मैं कौन सी हूँ, कौन से परसेंट में आती हूँ, मुझे भी नहीं पता। हाँ वैशाली बोलो। वो कोर्स सेशन कर रहे थे ना हम एक बार, तो उसमें था कि सपोज किसी भी इंसान का मतलब कैटलिस्ट तो लेके आया है कि डेथ हो गई मिडल में, तो उनकी जर्नी वहीं से शुरू होगी जो उनके अगले जन्म में वो रुका था, उसी से शुरुआत होती है अरे वो तो नए तब जन्म होता में। है ना, अगर सुइसाइड है या मर्डर हाँ। है, हम्म। कुछ है तभी होगा ना। नॉट अगर हाँ, इन नेसेसरी ना, सभी नॉट हाँ सभी नेसेसरी। जन, हाँ। आप अपने सॉरी अपने हायर सेल्फ के साथ बैठ के जो भी बनाते हो वो आपका इंडिविजुअल चॉइसेस है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसे कैटलेट लगा दिए जो आपको तब लगा होगा कि भाई मैं झेल लूंगी, अब हो नहीं रहा है। ऐसा भी हो खुशी सकता है, वी नो खुशी नेवर नो दैट। हाँ, कोई खुशी लगा खुशी के आ यार जाता ये भाई, भी लगा लो, हाँ, वो भी लगा लो, कि भाई सारा कुछ चलेगा, लगा हम लो। देखा जाएगा वहां पे जाके, पर देख लिया भाई ओवर सब कुछ। ओवर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ देख इज लिया व्हाट आई सब वुड से। कुछ। नहीं मतलब हाँ। हाँ ग्रेजुएशन जो करनी थी। वही तो कहती हूँ, आप भी बोलते हैं ना कि भाई हम बहुत खुशी खुशी वहां भाई जो वहां जाके देख लेंगे, थर्ड डेंसिटी में देखा बहुत मस्त। ट्रैक पे निकले है ना, तो चलो हिमाचल चलो, हिमालय चढ़ो, एवरेस्ट पे जाके देखेंगे। वही। तो एवरेस्ट भी नहीं, माउंट कैलाश पे जाना है, जाओ। तो क्या। ठीक है चालू करती हूँ। कह रहा है कि ये जो चैरियट है, जो क्या था, सिग्निफिकेटर नहीं, व्हाट वाज द चैरियट, इट वाज द ग्रेट वे ऑफ द माइंड। नहीं हायरोफेंट की बात कर सिग्निफिकेटर रहा इज था, नॉट नहीं वेरी नहीं हायरोफेंट की बात कर रहा था हाई। कि हायरोफेंट के राइट साइड में डार्क वाला एल्फ बैठा है और लेफ्ट साइड में वाइट वाला बैठा है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द यिन एंड यांग, क्योंकि डार्क के अंदर लाइट है, लाइट के अंदर डार्क है, तो हर बुराई में अच्छाई होती है, हर अच्छाई में कहीं ना कहीं कुछ डार्कनेस छुपी हो सकती है। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से कि ये मुझे उसको वो याद दिला रहा है, क्योंकि राइट साइड हमारा पॉजिटिव साइड होता है, लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव साइड होता है। तो राइट साइड में डार्क बैठा है, लेफ्ट साइड में वाइट बैठा है। आगे वो कहता है कि वे मानसिक शारीरिक, एक मिनट, तो ये तो मैंने पूरा अभी तक ट्रांसलेट नहीं किया है। लेट मी रिज्यूम दिस। सो हालांकि उत्प्रेरक की हवाओं से कोई भी अछूता नहीं है, जैसा कि इस संग्रह से पता चलता है। समय हमेशा सत्य होता है, घटनाओं को चुनौती देता है और दाईं या बाईं ओर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब यहाँ पर वो समय की बात कर रहा है, तो क्या वो डेस्टिनी की बात कर रहा है, क्या वो व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील व्हील ऑफ ऑफ फॉर्चून फॉर्चून? समय का हाँ वो, पहिया। नहीं वो तो मुझे भी पता है, लेकिन जब वो कहता है कि समय हमेशा सत्य होता है, घटनाओं को चुनौती देता है, दाईं या बाईं ओर हमला करता है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून में फॉर्च्यून आता कहां से है? दैट वाज द क्वेश्चन आई वांटेड टू पुट इन लिम्बो। आगे पढ़ती हूँ। क्योंकि पहिया अपने आवेग के तहत घूमता है, विनम्र को ऊपर उठाता है और घमंडी को नीचा गिराता है। एब्सोल्युटली, हमेशा कहते हैं जहां घमंड आया, जहां पर तुम्हें अभिमान आएगा, वहां ही तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा, मतलब डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। उत्प्रेरक का उद्देश्य गिरे हुए लोगों का नेतृत्व करना है, उनकी गिरी हुई अवस्था का, हाँ, लोगों का नेतृत्व, उनकी गिरी हुई अवस्था से ये उनको ऊपर उठाना है। या जैसा कि फिलिप फिलिप केडिक, क्या नाम है, कहते हैं, दुख का उद्देश्य दुख से बाहर निकलना है।
हम सच्चे संतुलन के जितना करीब आते हैं, हमें जगाने के लिए सीखने के पाठ उतने ही कम कठोर होने चाहिए। कम कठोर हो भी जाते हैं निस्संदेह, आई होप सो। निस्संदेह यह न केवल आपके एफआरवी पर निर्भर करता है, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि आपने अपने जीवन के लिए क्या चुना है। कुछ सकारात्मक आत्माएं बहुत कठोर उत्प्रेरकों का चयन करती हैं, क्योंकि उनमें निहित पाठ उनके लिए संभावनाएं खोल सकता है जो वे अन्यथा करने में सक्षम नहीं होती। याद कर लो। हायरोफेंट में मन का कारक जो था, स्फिंक्स विपरीत दिशाओं में स्थित है। गहरे रंग वाला रथ की दाईं ओर है और सफेद वाला बाईं ओर है, जो उन अनुभवों को दर्शाता है जिन्हें नकारात्मक के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। जैसे मैं कह रही थी कि यिन एंड यांग, मुझे याद आए इस बात से, क्योंकि यिन एंड यांग का जो साइन होता है उसमें काले के अंदर एक सफेद बिंदु होता है छोटा सा, और सफेद के अंदर एक काला बिंदु होता है। मतलब कि हर सकारात्मकता में कहीं ना कहीं अंधेरा है और हर नकारात्मकता में कहीं ना कहीं अच्छाई होती है। फिर भी चीजों की भव्य योजना में इसे सकारात्मक के रूप में देखा जा सकता है। मॉन्टॉक नेट के टॉम मॉन्टॉक इसे इस प्रकार कहते हैं: आध्यात्मिक विकास किसी व्यक्ति के अस्तित्व की जीवंतता और शक्ति को बढ़ाने के लिए होलोग्राम के व्यापक पहलुओं में व्यापक गहराई तक अपने दायरे का कभी न खत्म होने वाला विस्तार है। इसमें किसी के कंपन स्पेक्ट्रम को समृद्ध और विस्तारित करना और रोशनी की तीव्रता को बढ़ाना शामिल है। स्पेक्ट्रम जितना समृद्ध होता है, ये सफेद रोशनी की ओर उतना ही करीब आता है, जिसमें सभी रंग शामिल होते हैं, जिसका अर्थ है कि चेतना होलोग्राम और इसे रिकॉर्ड करने वाले स्रोत के साथ एकजुट होने के उतनी ही करीब पहुंची है। किसी को कुछ कहना हो, समझाना हो तो अनम्यूट योरसेल्फ एंड से इट। ओके, सो ये जो बोलूं मैं? हाँ बोलो बोलो। हाँ, सो जो इसने हेरोफेन का कार्ड के बारे में बोला है ना, वो बेसिकली उसने ये बोला है कि कैटलिस्ट के जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, हम उसको नकारात्मक तरीके से लेते हैं, लेकिन वो है एक्चुअली पॉजिटिव, क्योंकि वो एक इंसान का कैरेक्टर डेवलपमेंट करता है ना, हाँ, इसलिए उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट जो मुझे समझ में आया है, कैरेक्टर डेवलपमेंट से ज्यादा उसे ये सोचने पर मजबूर करता है। आमतौर पे इंसान कहता है ना, व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो सोचने पर मजबूर करता है कि इसमें, जैसा एक बार याद होगा, एक बार एक हीलिंग सेशन था या कोई लाइव था, उसके अंदर मैंने समझाया था कि जब भी तुम्हें तुम्हारे साथ कुछ होता है तो हम ये सोचो कि अगर ये ना होता, जो तुम्हारे साथ बुरा हुआ, अगर ये ना होता तो तुम्हारे साथ क्या बुरा होता। मतलब अगर जब मेरे साथ ये बुरा हुआ, फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, सपोजिंग किसी का डिवोर्स हो गया, तो वो बोलेगी अरे मेरे साथ तो कितना बुरा हुआ। तो डिवोर्स में तुम्हारा क्या फायदा है, तुमने इसको अपनी जिंदगी में क्यों अट्रैक्ट किया, क्या फायदा है तुम्हारा। और किसी की लॉटरी लग गई, 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, 20 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ बहुत अच्छा तो हुआ, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं है, वो सोचो। क्योंकि इसीलिए यिन एंड यांग में उस तरह से काला और सफेद बिंदु होता है, क्योंकि हर अच्छाई में कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है। और जब कुछ बुरा होता है, तो जब तुम इस तरह से सोचोगे कि इसमें मेरे लिए क्या बेहतर है, जैसे आई थिंक मैंने कल ही एग्जाम्पल दिया था या पता नहीं कब दिया था, कल परसों में ही मैंने कौन से एक सेशन में बताया था कि एक औरत को, और ये सच्ची घटना है, और ऐसी बहुत सारी सच्ची घटनाएं बहुत ज्यादातर लोगों के साथ होती हैं कि एक औरत को कैंसर था और वो ठीक होती थी, फिर कैंसर हो जाता था, ठीक होती थी, फिर कैंसर हो जाता था। तो उससे पूछा गया कि मतलब वो एनर्जी हीलिंग से ठीक होती थी,
उससे पूछा गया कि तू बार बार बीमार पड़ती है, तुझे ठीक नहीं होना? कहती नहीं नहीं मुझे ठीक होना है। तो फिर जब उसकी एक तरह से उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाया गया, तो पता चला कि वो इसलिए ठीक नहीं होना चाहती क्योंकि जब वो बीमार होती है तो उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार देता है, उसका ध्यान रखता है। तो बुराई में वो अच्छाई उसको मिल रही थी, उसे ढूंढ नहीं रही थी। उसका अवचेतन मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड, वो ढूंढ रहा था, और इसकी वजह से वो उसे अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहा था। तो इस तरह से वो जो हायरोफेंट का काला और सफेद स्फिंक्स है, उसके बारे में वो बात कर रहा था। तो आगे पढ़ूं? आगे वो कहते हैं जब हमें किसी पाठ की आवश्यकता होती है, वी डिड डू दिस राइट और नो? I don't think we did that. Okay, then I'll stop.